हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो जीआईसी लेक्चरर है, जीआईसी की भर्ती आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज 12 अगस्त से, ठीक है, पोस्ट डेट है इसकी 12 अगस्त 2000 12 अगस्त 2025, ठीक है, 12 अगस्त 2025, यानी कि ये आपका फिल किया गया है यहाँ से 5:16 से, ठीक है। चलो हम मेन इसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीपीएससी हैज़ रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। जीआईसी इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पोस्ट, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर, यानी कि जीआईसी इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पोस्ट। दिस रिक्रूटमेंट इज़ फॉर 1516 पोजीशन, ठीक है, यानी कि इसमें सीट कितनी है, 1516 सीट हैं। और जीआईसी यानी कि पीजीटी की ये भर्ती होती है। टीजीटी जो कि एलटी की पहले आ चुकी है, अभी एलटी के भी एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, और जीआईसी की भी देखने को मिल गई है। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टिल द 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है यहाँ पर। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इन इज़ 21 ईयर्स, ठीक है, जो 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक 40 साल के होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी एज है तो यहाँ पर देखो रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, इसको आप देख लीजिए। डेट 12 तारीख से 12 अगस्त से 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाना है। और 19 सितंबर को इसकी करेक्शन की डेट मिलेगी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोशिश करिएगा कि कोई भी गलती नहीं हो। बाद में ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ करेक्शन करने के लिए आ जाए, कुछ चीज़ों में करेक्शन होता है, कुछ में नहीं भी होता है, ठीक है। रिजल्ट की डेट और एग्ज़ाम की डेट है वो आपको बता दी जाएंगी। आगे देखते हैं इसमें जो फीस देनी है, तो फीस कितनी लगेगी यहाँ पर। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये देनी है, जितनी कि एलटी में देनी है। और 65 रुपये एससी एसटी के लिए, एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए 65 रुपये, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये यहाँ पर पे करना है, ठीक है। तो आप फीस तो ऑनलाइन ही जमा होगी, ये आप सभी जानते हैं। 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर यूपीपीएससी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द जीआईसी लेक्चरर पोजीशन एज पर द ईयर रेगुलेशन, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी उन्होंने दिया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा 1516 पोस्ट हैं। 1516 पोस्ट को जो डिवाइड किया गया है उसमें लेक्चरर यानी कि जो मेल हैं, मेल यानी कि पुरुषों की जो सीट हैं वो है 777 पोस्ट, ठीक है, 777 पोस्ट हैं। और फीमेल के लिए जो पोस्ट हैं वो है 694 पोस्ट, ठीक है। और लेक्चरर विजुअली इम्पेयर्ड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंटीग्रेटेड स्पेशल सेकेंडरी स्कूल, इसकी 43 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप पुरुष और महिलाओं की देख सकते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल या फिर यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल की जो पोस्ट हैं वो 2 पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट का विवरण है। आगे देखते हैं इसके लिए जो आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो जीआईसी लेक्चरर के लिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो ही आप यहाँ पर जीआईसी का फॉर्म भर सकते हैं, ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए, ठीक है। और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल्स चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पूरा अच्छी तरह से इसको जानने के लिए हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। यू में आल्सो चेक, अच्छा चलो ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, आपको फॉर्म कैसे डालना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर दे रखा है क्या करना है। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन का मोड क्या रहने वाला है, तो रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, है ना। एलटी ग्रेड में भी जो मेंस एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम होना है, और इसमें भी रिटन एग्ज़ाम है। इसमें प्री और मेंस की बात नहीं हो रही है, वो हम आगे और नोटिफिकेशन और भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम इसमें होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे है
ऑनलाइन आप लिंक से यहाँ पर से भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं, चेक, शॉर्ट नोटिस या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही देखेंगे, और वो भी किस में देखेंगे, हिंदी में देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए, ये यहाँ पर दे रखा है हमें, एक सेकंड, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लेना। ये क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन करके OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यानी कि OTR करवाना, जैसे कि LT में कहा गया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी OTR कराना ज़रूरी है। अगर आपने LT में करा लिया है तो शायद इसमें नहीं होगा, एक ही बार होता है वैसे OTR। फिर भी आगे देखते हैं क्या कहता है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि OTR, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्टवेयर हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। यानी कि जब आप OTR वगैरह, फीस जो भी आप सबमिट करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब आपको अपने पास में उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी रख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आगे ज़रूरत पड़ती है उसकी। अभ्यर्थियों को ये भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। ठीक है, अपनी हार्ड कॉपी आपको आयोग को नहीं भेजनी है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद कह रखा है इसमें, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की, एक सेकंड में से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चलिए, अभी आपको दिख रहा होगा, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ, यानी कि जो भी आप उसमें लगाएंगे ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के साथ में, जो भी आप साथ में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह जो भी आप वहाँ पर संलग्न करेंगे, वो आपको इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से, अलग से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, संलग्न करके प्रेषित करना होगा, ये इसमें बता रखा है, यथा समय, यानी कि जब उसमें समय दिया जाएगा। आगे देखते हैं विशेष सूचना। ये विशेष सूचना में क्या है, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश SMS द्वारा या ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, तो OTR के साथ में जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID वहाँ पर सबमिट होंगे, उससे आपको जुड़े रहना है, अपडेट रहना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दे रखी है। ये जो विज्ञापन है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए इस विज्ञापन में OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार इसके अनुसार ही आवेदन करें। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको दे रखे हैं, और ये आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है, और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, विशेष अनुदेश में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, AWS, क्रीमी लेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी, यानी कि उसमें आपने एक बार जो भी डाल दिया, ठीक है, उसमें बाद में वही मान्य होगा, बाद में आपका कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि के बाद में कोई कुछ भी आप बाद में कहते हैं कि अरे मैंने तो पिता का नाम गलत डाल दिया, या मुझसे तो ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ध्यान देना। किसी भी स्तर पर परीक्षणों उपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा
अगर बाद में उनको लगता है कि कुछ भी आपने गलत भर दिया है, कोई भी गलत जानकारी दे दी है, तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है, ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आगे कहता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, यानी कि जिनके प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, उनको आपको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, आयोग के प्रसंगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाएं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। ठीक है, जिनके प्रमाण देने पर अथवा किसी अन्य कदाचार पर आयोग के, ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार नौकरी लग गई और आयोग का पता नहीं चला और आप खुश हो गए, 5 वर्षों के बाद भी अगर पता चलता है तो आपको क्या है, उसका चयन है वो भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी भाई गलत जानकारी क्यों भरना है ना, पता तो कहीं ना कहीं से चल ही जाता है। यदि OTR में उल्लेखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड या सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दे रखा है भाई, आप पढ़ लेना नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है वैसे, तो इसको कंप्लीट आप पढ़ लेना। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आवेदन शुल्क हम पीछे देख ही चुके हैं। ठीक है, और आगे कुछ कह रहा है, अगर हमसे संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उनको देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग प्रवक्ता यानी कि पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा की यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी, इसमें प्री भी होगी, क्योंकि इसमें प्रारंभिक, अच्छा एक सेकंड, ये प्रारंभिक परीक्षा देखो दे रखा है, प्रारंभिक जो प्री होगा वो अलग होगा और फिर मुख्य भी परीक्षा होगी, 2 परीक्षाएं इसमें होने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको दोबारा से पढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, देख लीजिए आप भी ध्यान से, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य लिखित परीक्षा, ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे, यानी कि प्री परीक्षा भी आपकी होनी है। ठीक है, प्री होगी और मेंस होगी, जो मेंस होगी वो लिखित में होगी, इस पर ध्यान देना। ठीक है, और जो आपका चयन होगा ना, वो लिखित के परीक्षा के कुल अंकों के योग के आधार पर ही होगा, उसमें प्री का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ प्री पास करके ही आप मेंस दे पाओगे। ठीक है, वैसे ही अल्टी में भी सेम वही कंडीशन है। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। ठीक है, रिक्तियों की संख्या, रिक्तियां हम देख चुके हैं पीछे, और आगे देखते हैं वेतनमान, चलो इसको आप देख लेना, आरक्षण देख लेना आप। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़रूरत है तो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपकी, वो देख लेना। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ शायद, है ना। चलो ये आप देख लेना, मनोविज्ञान के लिए कुछ इसमें दे रखा है चीज़ें, तो इनको आप देख लेना। अनिवार्य समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य, है ना, सामाजिक कार्य मानव शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, बशर्ते कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा गया हो। चलते हैं बस। आयु के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी गई है इसको देख लेते हैं, आपके काम की चीज़ हो सकती है इसमें। अब आयु सीमा की बात कर रहा है, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो चुकी हो और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का हो या 1 जुलाई 2024 के बाद का, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिव्यांग जन हेतु अधिकतम जो आयु सीमा वो 55 वर्ष है, ध्यान देना। जो PH हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, जो हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग जन हैं, उनके लिए 55 वर्ष है, उनको 10 क्या बल्कि 10 साल, हाँ 40 साल की है ना हमारी, हाँ 40 साल की है, तो उसमें 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान देना दिव्यांगजन को। इसके बाद अभ्यर्थी का जन्म, इसको देख लेना, 15, सीधी सी बात है, 55 साल तक की उनकी उम्र है तो वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, और 5 वर्ष की छूट किसके लिए है,
अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। ठीक है, 5 वर्ष की छूट किसको दी जा रही है? तो ये जो शिक्षक या कर्मचारी हैं जो पहले से किसी बेसिक शिक्षा परिषद में इसके साथ में काम कर रहे हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, उनको भी दी जा रही है। पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी दी जा रही है। ठीक है, राज्य सरकार के अगर कोई कर्मचारी हैं उनको भी दी जाएगी। ठीक है, इन सबको मिलेगी। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पहले फौज में रह चुके हैं उनको 3 वर्ष की, ठीक है, उनकी नई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान्य होगी यहाँ पर। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के संबंध में यहाँ पर सूचनाएं दे रखी हैं, तो मुख्य परीक्षा को आप एक बार पढ़ लेना। इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगी छोटी सी। ठीक है, मुख्य परीक्षा के हम बाद में बात करेंगे, ये मुख्य परीक्षा के बाद में दे रखा है। चलते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। चलिए, ये पेपर के संबंध में है। ठीक है, तो इस तरह का आपका फॉर्म भरा जाना है, इसमें दे रखा है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और ये है जो जनजाति का जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है। अगर आपका बहुत पुराना है तो उसको एक बार नया बनवा लेना। ठीक है, क्योंकि नया ही मायने होता है, एक बार इसको देख लेना। ये जो आपको दे रखा है प्रिंट, इसी के हिसाब से आपको तैयार करवाना है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आती है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, अपनी इस बहन को भी सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।